जो एक्सपीरियंस लड़ाई में जो आपको मिलता है, अपने ट्रुप्स को अंडर फायर ऑब्जर्व करने का, लीड करने का, ये आपको पीस टाइम में नहीं मिल सकता। ये जब लड़ाई भारत ने जीती, हाँ। तो भारतीय फौज की सबसे अच्छी ताकत क्या थी, सबसे बड़ी ताकत क्या थी, और कमजोरी क्या थी पाकिस्तान के हारने की? जवान तो सबके बराबर है, पुलिस का भी जवान, आर्मी के जवान की तरह सब गांव से वैसे ही आए हैं, है ना। पर जो डिफरेंस है वो ऑफिसर्स में है। जी। ऑफिसर्स लीड करते हैं, दे ऑर्डर नहीं करते, दे लीड बाय एग्जाम्पल। हाँ। 71 में 30 साल पूरे नहीं हुए थे आपको? और पहली तनख्वाह भी नहीं मिली। अच्छा, पहली तनख्वाह लड़ाई के बाद में मिली। अच्छा, लड़ाई के बाद तनख्वाह मिली। जो मेरे साथी हैं, हाँ। जो लड़ाई में शहीद हो गए, उनको तनख्वाह नहीं मिली। आई एम मोस्ट प्राउड ऑफ दिस मेडल। ये एक मेडल है जो नॉन सिफारशी मेडल है। अच्छा। गोली पूछ के नहीं लगती, जो एक्चुअल एक्शन में है उसको गोली लगती है। गन शॉट। अच्छा, तो आपको गोली लगी सर्विस को? इसलिए मेडल है। अच्छा। देश की आज़ादी को 77 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इस दौरान भारत ने बहुत कुछ सहा है, कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और उन लड़ाइयों में जिन वीरों ने इस देश को बनाए रखा, इस देश को हमेशा जीत दिलाई, उन वीरों में से एक कर्नल, एक आर्मी का ऑफिसर हमारे साथ हैं। हमारे साथ कर्नल गजेंद्र सिंह यहाँ पर हैं, और आज वो 71 वॉर में कैसे ऑपरेशन किया उन्होंने और उनकी क्या भूमिका रही, वो तमाम बातें हमारे दर्शकों को आपको बताने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सबसे पहले सर हमें जानना चाहेंगे कि आप कैसे इस वॉर में गए, और आप उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी 71 में जब आपको जाना था और सामने दुश्मन था? हमारा जो कोर्स है जी, वो एक यूनिक कोर्स है जी। हमें 71 में लड़ाई लड़ने वाले ऑफिसर्स में से हमारे यंगेस्ट कोर्स है जी। और हम लड़ाई से 3 हफ्ते पहले ही कमीशन हुए थे, 14 नवंबर 1971 को जी। देहरादून इंडियन मिलिट्री एकेडमी से। ओके। और नॉर्मली वो 3 हफ्ते की छुट्टी देते हैं जी। अपने घर जाके मिलने के लिए, सामान घर छोड़ने के लिए। हमें वो उन्होंने 1 हफ्ते ही पहले छुट्टी देने का प्लान किया। अच्छा। तो कमांडर ने कहा कि भाई 1 हफ्ता तो कम है, लोगों को केरला तक जाना है, असम तक जाना है, अपने सामान छोड़ के आना है, तो 10 दिन कम से कम देना पड़ेगा। अच्छा। तो 10 दिन छुट्टी मिली और हम 24 नवंबर को अपने यूनिट में गए। तो 71 की लड़ाई में हमारी आर्मी 2 फ्रंट में लड़ रही थी। अच्छा। एक वेस्टर्न फ्रंट था जो पाकिस्तान की तरफ था, जहाँ की हमारा एम था होल्डिंग ऑपरेशन। ओके। कि रोके रखना है, रोके रखने के लिए। और जो ईस्टर्न फ्रंट था जो कि उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ था, जहाँ हमारा एम था उधर हमला करके उसको फ्री करने का। जी। तो मेरी यूनिट में मुझे कमीशन मिला था इन्फेंट्री में, 16 ग्रेनेडियर मेरी बटालियन थी। ओके। और हमारी बटालियन वेस्टर्न फ्रंट पे अमृतसर सेक्टर में डिप्लॉयड थी। ओके। अमृतसर के खिलाफ जी। जो ओल्ड मुगल रोड है उसके ऊपर डिप्लॉयड थी। राजा ताल एक जगह है उसके दोनों तरफ, और वहाँ से लाहौर की लाइटें हमें रात को दिखाई देती थी, वहाँ डिप्लॉयड थी। और 24 नवंबर को पहुँचा मैं वहाँ और यूनिट में, और 4-5 दिन लगते हैं। यूनिट ने कहा कि भी सब कंपनियों को देखो जी। तो एक दिन जाके हर कंपनी में गए, और मेरे को डेल्टा कंपनी जो कि ग्रेनेडियर्स की डोगरा कंपनी थी जी। हमारे रेजिमेंट में हर यूनिट में एक फिक्स्ड क्लास ग्रेनेडियर्स में। तो 4 कास्ट हैं, क्लास कहते हैं हम, राजपूत, जाट्स, कैम खानी और डोगरास। तो डेल्टा कंपनी डोगरास, अल्फा कंपनी राजपूत, ब्रावो कंपनी जाट्स, चार्ली कंपनी कैम खानी मुस्लिम्स फ्रॉम राजस्थान। सो आई वॉज द डेल्टा कंपनी। ओके। और जिस दिन लड़ाई शुरू हुई, 3 दिसंबर को लड़ाई शुरू हुई, उस दिन जो हमारे कंपनी कमांडर थे वो तो अपनी फैमिली को मिलने कपूरथला रियर था, वहाँ गए हुए थे। वो करीब 9-10 साल की सर्विस थी, एक्सपीरियंस थे। एक आर्टिलरी ओपी होता है जो कि तोपखाने की फायरिंग को, गोले को डायरेक्ट करता है। वो अमृतसर अपने वो फैमिली को मिलने गया था। अच्छा। तो मैं ही अफसर था जो। अच्छा, आप ही बचे थे। ठीक है। और तो फिर उन्होंने कहा ये नया नया है, तो उन्होंने एक जो हमारा मोटो अफसर थे कैप्टन कुरैशी, उनको वहाँ भेजा कि आप
कंपनी के साथ। वो आए, उन्हें कंपनी के बारे में मालूम नहीं था। उन्होंने कहा भाई तुम मुझे कंपनी दिखा के आए जी। तो हमारे 2 स्क्रीन थे सामने, वहाँ गए दिखाए। तो जब हम 3 तारीख की बात है, हम शाम को गए और वहाँ तक गए थे बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर तक। उनका ललो एक पोस्ट है वहाँ, उसके पास तक गए। वापस आ रहे थे तो हमने सेबर जेट देखे कि सेबर जेट इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को वापस जा रहे थे जी। तो मैंने उनसे कहा कि ये तो लड़ाई छिड़ गई। उन्होंने कहा नहीं ये तो होता रहता है, ये अच्छा। तो शायद वैसे ही होगा। थोड़ी देर और चले हम वापस तो शेलिंग शुरू हो गई थी। ओके। So shelling had started, the war had started. तो आप जैसे ही निकले उसके बाद जाते ही सीधे जंग में आपको झोंक दिया गया, तो अपने आप को एडजस्टमेंट कैसे किया आपने? कैसे सामने सीधे गोलियां ही चलानी है, सीधे सब कुछ झेलना है, सैनिकों को भी संभालना है? आपको तो एक्सपीरियंस था नहीं क्योंकि आप नए थे, आपको जाते ही ट्रेनिंग से निकलते ही आपको सीधे जंग में जाना था। कैसे एडजस्टमेंट किया वो सब? हाँ, ये देखिए ये जो एक्सपीरियंस लड़ाई में जो आपको मिलता है, अपने ट्रुप्स को अंडर फायर ऑब्जर्व करने का, लीड करने का, ये आपको पीस टाइम में नहीं मिल सकता। इट इज़ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो पहली रात तो सब टेंशन में थे, सब खड़े रहे, हाँ कि पता नहीं कब हमला आ जाएगा। सुबह तक कंपनी कमांडर आ गया, उसने कहा नहीं सबको रेस्ट की लेने की भी ज़रूरत है। सो वी अब रूटीन जो डिफेंस की है कि कोई ड्यूटी पे होगा, कोई रेस्ट करेगा, वो हमने रूटीन बनाई। और फिर लीडरशिप की बात है तो मेरे को एक टास्क मिला कि आपको पेट्रोल लेके जाना है दुश्मन के एरिया में, वहाँ पता करना है कि पोस्ट है वहाँ पर कितने आदमी हैं, क्या हथियार हैं वगैरह। और उसके लिए हमें एक हुडियारा नदी है जिसमें हमने पानी भर रखा था क्योंकि हमारा डिफेंसिव एम था तो फ्लड किया था। उसमें इतना पानी था। हाँ, तो वो क्रॉस करके जाना था। ओके। और क्योंकि फ्लडिंग किया हुआ था तो मेन चैनल तो शायद 10-20 मीटर ही होगी, पर 100-200 मीटर दोनों तरफ पानी भरा हुआ था। एंकल डीप से लेके यहाँ तक पानी था और मेन में वो चेस्ट ही। तो मैं कहा भाई चलते हैं, ठीक है। पहली बार जा रहा था। अच्छा। और 10 आदमी मेरे साथ थे पेट्रोल में। तो जब पानी के पास आए तो मैंने कहा भाई चलते हैं। वो उन्होंने कहा साहब आप तो मरवा देंगे क्योंकि वहाँ अगर फायरिंग आ गई है, दुश्मन को पता है सामने है, तो आप पानी में जगह कहाँ कैसे पोजीशन लेंगे। तो मैंने कहा भाई ये तो पेट्रोल में तो पहले भी जा रखे। उन्होंने कहा नहीं साहब हम पहले नहीं जाते थे, हम तो यहीं से पीछे से चले जाते थे और कहते थे होके आ गए आप। तो मैंने कहा भाई ये बात भी सही है कि मैं तो नया हूँ, इनको मरवाना सही नहीं है, मेरी गलती से ये मर जाए। हाँ, तो मैंने कहा भाई और काम भी मेरे को करना है। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, आप यहीं रहो, मैं अब टास्क मेरे को मिला है, मैं टास्क करके आता हूँ और वापस आ जाएंगे, फिर मैं किसी को नहीं बताऊंगा, इकट्ठे वापस चलेंगे, कोई इशू नहीं। जब उन्होंने देखा कि ये तो नहीं मानने वाले नहीं है, नहीं साहब हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। अच्छा। तो फिर वो साथ चले। हाँ, 2 आदमी मेरे आ गए, फिर वो हम गए, हम बहुत नज़दीक तक गए उनके। मेरे ख्याल में रात को होगा करीब 25-30 गज दूरी, और हम सुन रहे थे वो टेलीफोन में बात कर रहे हैं और हम देख सकते हैं दूरबीन से कितने आदमी हैं उनके पास। RCL की गन थी, MMG थी, बड़ी मशीन गन थी, और उतने नज़दीक से हम उनके ऊपर फायर करते तो हम तो कम लोग थे, मुश्किल होता, कम लोग थे। तो हमने कोई बात नहीं और अंदाज़ा लगाया। फिर हम वापस पानी क्रॉस करके जब आए, फिर हमने उनके ऊपर फायरिंग करी, फिर उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग करी। तो उससे हमें पता चल गया क्या क्या हथियार है। तो हमारा एम जो है पेट्रोल का वो कंप्लीट हो गया। पर उससे मैन के पास भी ये खबर पहुंच गई कि ये आदमी काम अपना करेगा, हमें मरवाएगा नहीं। पर यू नो भरोसा हो गया। यू गेट, आपको कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ता है। यू नो जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस आप लड़ाई में आदमी के जो अपने मैन का ले सकते हैं, वो पीस टाइम में नहीं हो सकता है। काफ़ी लोग लड़ाई में उन्होंने शायद ऐसा नहीं किया होगा। तो कर्नल साहब, ये जब लड़ाई भारत ने जीती, हाँ, तो भारतीय फौज की सबसे अच्छी ताकत क्या थी, सबसे बड़ी ताकत क्या थी, और कमजोरी क्या थी पाकिस्तान की हारने की?
क्या लगता है आपको, आपका अनुभव क्या बताता ये है? हम लड़ाई के बाद भी उनसे मिले पाकिस्तान वालों से। जी। हमारे यहाँ इंसिडेंटली, क्योंकि हम डिफेंसिव में थे, ये एम था कि हम उसके ऊपर हावी हो जाएं। तो हमने हर बटालियन, ब्रिगेड था जैसे डिफेंसिव में था, हर बटालियन को एक एक गांव दिया गया कि आप हमला करके इस पे कब्जा कर लो, जिससे हम उन पे हावी रहेंगे बाकी अच्छा। लोग। तो हमने एक एक गांव कब्जा किया था उनका। और फिर हम कैजुअलिटी हुई जो भी हुआ, और कब्जा किया। थेपरा गांव हमारे यूनिट ने कब्जा किया था, और उसमें काफ़ी कैजुअलिटी हुई। फायर सपोर्ट इतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए, पर ठीक है। हाँ, और हम फिर डिफेंसिव में रहे, ज़्यादा लंबी लड़ाई नहीं थी। लड़ाई के बाद हम उनसे मिले, उनके ट्रुप से, तो उनके ऑफिसर से भी मिले। तो उनका ये कहना था कि साहब, अगर हमारे पास ऑफिसर आपकी तरह के होते, अच्छा, तो हम ये लड़ाई नहीं हारते। अच्छा, तो उनके पास काबिल ऑफिसरों की कमी थी कुल मिलाकर। जैसे ऑफिसर्स हमारे जो हैं वो लीड बाय एग्जाम्पल करते हैं। हमारी ऐसी ट्रेनिंग है, जवान तो सबके बराबर है, पुलिस का भी जवान आर्मी के जवान की तरह सब गांव से वैसे ही आए है ना। पर जो डिफरेंस है वो ऑफिसर्स में है। ऑफिसर्स लीड करते हैं, दे ऑर्डर नहीं करते, दे लीड बाय एग्जाम्पल। हाँ, और उसकी वजह से जो रिजल्ट्स है हमारे, वो वर्ल्ड में इससे बेटर आर्मी नहीं है। जी। कर्नल साहब, इस वक्त भी हम लोग देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, भारत पर भी इसका असर पड़ सकता है। एज ए एक्सपर्ट, डिफेंस एक्सपर्ट, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश में जो चीज़ें चल रही हैं इसका क्या फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, फ़िलहाल ये डिफेंस वाला इतना इशू नहीं है, ये डिप्लोमेसी का ज़्यादा है मोमेंट, जो मैं समझता हूँ। बिल्कुल। आर्मी तो देखिए हमेशा देश के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहती है, उसमें कोई इशू नहीं है। और लेकिन ये इशू डिप्लोमेटिक ज़्यादा है। हम उसके ऊपर हर तरह से, कई तरह से दबाव डाल सकते हैं। भाई, आफ्टर ऑल बांग्लादेश के तीन तरफ हिंदुस्तान है जी। उनकी इकोनॉमी काफ़ी हद तक ख़राब है फिलहाल। बिल्कुल। जो उनकी मेन इंडस्ट्री थी गारमेंट्स, उसके लिए भी कॉटन हमारे यहाँ से जाता है जी। फिर गारमेंट बनाते फिर वापस आते हैं। उनके यहाँ बिजली यहाँ से जाती है, पानी हिंदुस्तान से जाता है। सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है इंडिया का बांग्लादेश। हम इसको ब्लॉकेट कर सकते हैं, करना चाहें तो। तो हमारे पास ऐसी बात नहीं है। तो हमारे पास टूल्स हैं, और ये ज़्यादातर डिप्लोमेटिक टूल्स बेटर हैं। आप देखिए, अभी फ़िलहाल ही मालदीव्स के साथ दिक्कत हुई थी, बिल्कुल। तो हमने डिप्लोमेसी के हिसाब से, एक्चुअली वो तो बिल्कुल इंडियन ओशन में है, उनके पास पीने का पानी नहीं है, वो वहाँ से जहाज़ों से मंगा रहे थे। तो दे हैव टू कम टू टर्म। ऐसे नेपाल है। आई मीन, हम ताकत दिखाने से इतनी बात नहीं है। डिप्लोमेसी विल बी अ बेटर ऑप्शन। कर्नल साहब, जब 71 का वॉर था, आप ट्रेनिंग करके निकले थे, आप सीधे वॉर में झोंक दिए गए, तो उस दौरान कोई ऐसा किस्सा आपको याद हो कि आप थोड़ी सी मुश्किल में पड़े हों, या आपको लगा कि यार कहीं ना कहीं थोड़ा फंस गए हैं? कोई ऐसा किस्सा आपको लगा हो युद्ध के दौरान? तो हमारे यहाँ क्या हुआ था मेरे एरिया में कि लड़ाई में तो हम हावी होकर बैठ गए जी। अब लड़ाई के बाद वो दिखाना चाह रहे थे कि हमने भी कुछ एरिया कब्जा किया है। तो हमारे जो डिफेंसिव एरिया था, खासतौर मेरे कंपनी के सामने हम जो थे एक कॉर्नर पे थे। तो बॉर्डर ऐसे घूम के जा रहा था, तो बहुत बड़ा एनक्लेव था सामने। हमारा तो एक गांव था, उनके 6-7 गांव थे। ये किस इलाके की बात है इंडिया की? ये है अमृतसर, दाव के गांव है, उसके आसपास की बात है, साउथ ऑफ अमृतसर जी, साउथ अमृतसर। तो और वहाँ पर हुडियारा ड्रेन जो है हिंदुस्तान से पाकिस्तान में जाती है टुवर्ड लाहौर जी। तो वो पुरानी है। उस हुडियारा ड्रेन के पीछे पीछे हमने अपना डीसीबी बनाई थी, अटारी बुचर लिंक के नाम। तो उस पर हमारे डिफेंसेस थे जी। और जो डिफेंस के सामने का जो एरिया है, उसमें हमारे 2 फॉरवर्ड एलिमेंट्स थे, स्क्रीन पोजीशन थे, बीएसएफ की पोस्ट थी जी। तो वो थे, वो लाइटली हेल्थ था, पर पेट्रोलिंग से डोमिनेट करते थे।
और उनके वहाँ 6-7 गांव थे, क्योंकि गोलाई में जो हम तो बीच में थे वो अराउंड थे, तो उनके ज़्यादा वो हावी हो सकते थे। तो लड़ाई के बाद में वो ललो से हुडियारा ड्रेन के साथ साथ हमारे अंदर आ गए। अच्छा। लड़ाई के बाद अब ये हुआ भाई ने इवेक्ट करना है, इवेक्ट करना है। तो अब लोग बाग जो उस टाइम सोचे चाह था, मैं तो बिल्कुल यंग ऑफिसर था, उनकी एक प्लेटून आ गई थी, क्योंकि मैं तो यंग ऑफिसर था, पेट्रोलिंग करके मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि तकरीबन उनके 10 ट्रेंचेस हैं और वो इसलिए एक प्लेटून स्ट्रेंथ थी उनके वहाँ। तो ये हुआ कभी इनको इवेक्ट कैसे करें, वो नहीं चाहते थे कि ज़्यादा लोग इस्तेमाल करें। अच्छा। ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा कैजुअलिटी हो सकती है, ये सोचा जाता, जो कि मेरे हिसाब से गलत था। तो उन्होंने कहा भी एक सेक्शन को भेजो, वो उनको इवेक्ट करके आएगा। तो मैं तो प्लेटून कमांडर था, तो एक बेचारे नायक को उठा दिया गया। वो प्लेटून के सामने वो बेचारा क्या करता, वो आ गया नहीं, वो उसको डिमोट कर दिया, लड़ाई की तान थी। फिर उन्होंने कहा भाई मेरे को लॉन्च करें कि तुम जाओ। मैंने कहा भाई कैसे होगा, तो खैर तो ये उन्होंने कहा कि, मैंने कहा भाई ये कैसे होगा, ये तो 10 है हम तो। उन्होंने कहा साहब आप जो है ऐसे करो, आप अलॉन्ग द उसके जाओ, क्या नाम है, बंद के साथ साथ। तो एक टाइम में एक ही तो मोर्चा आएगा, 3-3 की टोली लगाओ। पहली टोली जाके पहले मोर्चे को कब्जा करेगी, फिर अगली टोली दूसरे को, तीसरे, स्टेप बाय स्टेप आगे, फिर पहली टोली चौथे को, ऐसे ऐसे आप कर लेना। बड़ा मुश्किल काम है, दुश्मन सो थोड़ी रहा है। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई सर ये जो है, ये तो हुडियारा ड्रेन तो ये तो लाहौर तक जाती है, तो मुझे रुकना कब है? कहाँ तक जाना है? फिर उन्होंने वायबल टॉस दिया, उन्होंने कहा भाई जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से 500 मीटर तक आपको क्लियर करना। ओके, मैं ये तो डूएबल है, 500 मीटर तक कर देंगे। तो आपने कर दिया। तो फिर हम गए तो उस टाइम हमने, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, हम कम थे, तो हमें स्टेल्थ इस्तेमाल करना कि चुपचाप जाए बगैर आवाज़ करे। और मुझे पता था कि 500 गज में उनका एक भी मोर्चा नहीं है, पहला भी मोर्चा 500 से बाद में ही है, ये मुझे मालूम था कि टास्क तो हो जाएगा पर मुझे एक मोर्चा तो लेना है। अच्छा। ये तो कर्नल साहब उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी? 20 साल। 20 साल। मैं पूरा 20 साल का नहीं हुआ था जब लड़ाई शुरू हुई। मेरा जनवरी 52 का जन्म है, तो वो दिसंबर में लड़ाई हो गई थी 71 में। 20 साल पूरे नहीं हुए थे आपको? और पहली तनख्वाह भी नहीं मिली थी। अच्छा, पहली तनख्वाह लड़ाई के बाद में मिली। अच्छा, लड़ाई के बाद तनख्वाह मिली। जो मेरे साथी हैं, हाँ, जो लड़ाई में शहीद हो गए, हाँ, उनको तनख्वाह नहीं मिली थी। तनख्वाह नहीं मिली? कितने लोग आपके साथी कितने शहीद हुए? कितने साथी शहीद हुए? हाँ, दो मेरे साथी थे, जो एक 9 जाट में था, वो छम में उसकी डेथ हो गई, ब्रूटली किल्ड, और एक और तो उनको कुछ 2 of them died in war। मिला नहीं उस वक्त? भाई बाद में उनके पेरेंट्स को मिला होगा, उनको तो तनख्वाह नहीं मिली। अच्छा, उनको तनख्वाह नहीं मिली। हाँ, क्योंकि they not got their first pay when they died। हाँ, अब बाकी किसको कितना मिला उससे क्या करना। हाँ, वही। मैं बहुत सारे मेडल दिख रहा हूँ, थोड़ा इनके बारे में बताइए। हम लोग इनमें मेडल में ये है वुंड मेडल जी। दिस इज द आई एम मोस्ट प्राउड ऑफ दिस मेडल। ये एक मेडल है जो नॉन सिफारशी मेडल है। अच्छा, गोली पूछ के नहीं लगती। जो एक्चुअल एक्शन में है उसको गोली लगती है। दिस इज गन शॉट। अच्छा, तो आपको गोली लगी सर्विस को? इसलिए मेडल है। अच्छा, तो किस्सा बताइए, कहाँ पे लगी? ऑपरक्षक में, पंजाब में। मेरे काफ में लगी थी। ओके, दिस इज वुंड मेडल। बाकी मेरे 71 वॉर के मेडल हैं। संग्राम मेडल 71 वॉर में हिस्सा लिया। ईस्ट में, वेस्टर्न में था तो वेस्टर्न स्टार है। उसके बाद JNK में गए, JNK का मेडल है। सिक्किम में, नॉर्थ सिक्किम में हाई एल्टीट्यूड एरिया हमने खोला। 18,000 फीट तक हमारी पोस्ट, बल्कि 19,500 फीट तक हमारी पोस्ट थी। तो वहाँ हाई एल्टीट्यूड मेडल भी है। अच्छा। तो कर्नल साहब, एक सवाल, हालिया जो जम्मू कश्मीर में लगातार टेरर अटैक हो रहे हैं, रोज़ाना खबरें आ रही हैं, कोई ना कोई जवान शहीद हो रहा है, तो
क्या आपको क्या लगता है कि ये जो लगातार घुसपैठ बढ़ रही है, ये क्यों, इसका कारण क्या लगता है आपको? क्या कहीं का कुछ हमारी कोई वीकनेस है? ये घुसपैठ का कारण जो है ये पाकिस्तान का फ्रस्ट्रेशन है एट द मोमेंट, क्योंकि JNK में जो उनका एम था वो हमने 370 ख़त्म करके और टेररिज्म ऑलमोस्ट लोकल टेररिस्ट को ऑलमोस्ट सबड्यू करके पीस डिविडेंड वहाँ क्रिएट कर दिया। तो अब वो जो खबर आई लगी है कितनी सही है ये पता नहीं, उन्होंने अपने रेगुलर आर्मी के SSG जो उनके कमांडो लोग हैं उनको अंदर भेज के ये किया है। और इसका रिएक्शन सॉल्यूशन ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगा, पर वी विल बी एबल टू ओवरकम दिस। इसके पीछे जब आतंकवादियों जो जितने भी आतंकवादी पकड़े गए हैं उनके पास चाइनीज़ कई टूल्स मिले हैं जो चाइना में बने हैं, वो पाकिस्तानी आर्मी को मिले, उसके बाद उनको मिले, इस तरह खबर आ रही। तो चाइना का कितना आपको इंटरफेयर लगता है इस पर? चाइना का सपोर्ट है फाइनेंशियली, अदरवाइज फिजिकली सपोर्ट नहीं है। फिजिकली वो हमारे से लड़ नहीं सकते। ये मेरा वो चाइना ने कभी लड़ाई लड़ी नहीं है बहुत सालों से, और ना ही उनके ट्रुप लड़ सकते हैं। उनके तो पिछले 3 जनरेशन से सिंगल चाइल्ड नॉर्म है, सारे बच्चे मौली कॉडल करके बने हैं, वो खरौंच तक भी अपने आप को लगने देंगे। तो वो हिंदुस्तान आर्मी के साथ फिजिकल फाइट नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के पास तो हर सिचुएशन में लड़ने के लिए आर्मी है। माय पर्सनल व्यू, जहाँ तक उनके पास हथियार है भाई, पैसे वैसा काफ़ी है, पर उनके हथियार टेस्टेड नहीं है। कॉपी करके बना तो लिए, लड़ाई में टेस्ट नहीं हुए। लड़ाई में काम करेंगे या नहीं करेंगे इसका कुछ अता पता नहीं है। काम करेंगे नहीं करेंगे। फिर बहुत सारी हमारे कई बॉर्डर्स चीन के साथ ऐसे लगते हैं जहाँ पर आपको आर्मी की ज़रूरत होती है, जवानों की ज़रूरत होती है। चाहे हम उत्तराखंड से लगता हो बॉर्डर देख लें, या हम अरुणाचल प्रदेश से लगता हो, लद्दाख से लगता हो बॉर्डर देख लें, तो ऐसी सिचुएशन में तो आपको जवान ही चाहिए होंगे जो चाइना के पास। खास तौर से जो माउंटेन हमारे जितने भी कंटेंशियस या कि झगड़े वाले एरिया है उसमें पहाड़ों में पाकिस्तान के साथ भी और चाइना के साथ, और पहाड़ों में आपको डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास तो गोरखा रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट जैसी रेजिमेंट हैं जो ऊपर तक जाके लड़ते हैं। नहीं, सभी देखो बिहार रेजिमेंट ने कितना अच्छा कमाल किया वहाँ पर। हाँ, तो सभी हमारी सारे रेजिमेंट जो है नेशनलिस्टिक हैं, और सारे फौजी देश के बारे में, देश दे आर ऑल नेशनलिस्ट, जो भारत के लिए है वो अपना बाकी चीज़ नहीं। तो हम लोग अब स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे, तो कुछ कहना चाहेंगे अब दर्शकों को या देश के लोगों को एज आर्मी ऑफिसर? हाँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है जी, कि हमारे जो एक्चुअली यूथ इज़ द फ्यूचर ऑफ द कंट्री जी, है ना, वो हमारा भविष्य है जी, और उनको हमें सही गाइडेंस देना चाहिए। और आज लोग बाग ज़्यादातर अपने इंटरनली पर्सनल कंफर्ट, फैमिली इश्यूज में जाते हैं जी, और हम अपने आप को देशवासी कम समझते हैं। कोई भी चीज़ हो, अगर आप कोई भी नेशनल एसेट है उसको हम खुद का एसेट नहीं मानते, वो सोचते हैं तो किसी और का काम है, तो ये देश हमारा है। बिल्कुल। सो वी हैव टू टेक ओनरशिप ऑफ द कंट्री, लर्न टू टेक ओनरशिप। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर, आप हमारे यहाँ पे आए, आपने कई अहम बातें बताई 71 में किस तरीके से आपने उस जंग में गए, और आपका जो योगदान है, सीधे आप ट्रेनिंग से गए और वॉर में झोंके गए, तो आपका योगदान पूरा देश याद रखेगा, और हम भी आपको सैल्यूट करते हैं इसके लिए। तो देखिए, इसी प्रकार से हम लगातार भारत के जो वीर हैं उनकी गाथाएं आपको सुना रहे हैं। भारत ने इस 77 सालों में जितनी आज़ादी के बाद से लगातार जंगें लड़ी है, जो देश के लिए बड़े बड़े लोगों ने काम किया है, वीरों ने काम किया है, उनकी बहादुरी की कहानियां हम आपको लगातार सुना रहे हैं। इसी तरह हम आगे भी आपको आपके सामने कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए।